खबर में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक से। सचिन नायक आज बरेली में आए थे। पश्चिमी यूपी के 27 जिलों के जिलाध्यक्षों, शहर अध्यक्षों के साथ साथ जिम्मेदार पदाधिकारियों के बीच में जिला कांग्रेस कमेटी के बरेली के कार्यालय में जरूरी बैठक भी ली थी और साथ ही साथ गंभीर न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर हमले भी किए थे और कांग्रेस की रणनीति का भी खुलासा किया था कि किस तरीके से जय जवान जय किसान के नारे के साथ अब कांग्रेसी ब्लॉक स्तर पर पंचायत लगाएंगे, चौपाल लगाएंगे, किसानों को जागरूक करेंगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करेंगे। देखिए क्या बोले हैं गंभीर न्यूज़ से बात करते हुए सचिन नायक। मेरा नाम सचिन नाइक है। केंद्र सरकार ने जो ये 3 कृषि कानून बनाए हैं, इस कृषि कानून का पूरे देश में किसान विरोध कर रहे हैं और आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में किस तरह का प्रदर्शन भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी भी किसानों के साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम पूरे पश्चिमी यूपी के लिए बनाया है। इन 27 जिलों में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, प्रदेश स्तर के नेता हर तहसील पर जाएंगे और तहसील स्तर पे कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम होगा। बड़े पैमाने पे उन तहसील के किसानों को कांग्रेस के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा और जय जवान जय किसान चौपाल लगाई जाएगी और इस सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा कि जो भी गलत काम हो रहे हैं, जो भी सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, और जिनके नीतियों के चलते आम जनमानस को जो परेशानी हो रही है, किसानों को जो परेशानी हो रही है, उसमें हमें किसान उन वर्गों के साथ खड़ा होना है और हमें पूरी ताकत के साथ उन लोगों को मदद करनी है और उनकी आवाज़ को बुलंद करना है। और इसीलिए किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस कार्यक्रम को चलाएंगे और इस सरकार के आगे चुनौती खड़ी करेंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आंदोलन जीवी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। आंदोलन जीवी इस टर्म का प्रयोग किया गया लोकसभा के अंदर, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, मतलब हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को जीवित रखने का काम इस देश में किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश की जो लोकतांत्रिक नींव को मजबूत करने का काम किया है, पर अभी वर्तमान में जो लोग सरकार में बैठे हैं उनका आप इतिहास देखेंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी आस्था रही नहीं है। जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो कैसे अपने सदन को चलाते थे ये पूरे देश को पता है। किस तरीका इन्होंने व्यवस्थाओं का केंद्रीकरण किया है ये रोज देश देख रहा है। और एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष के लोगों को या जो लोग इस सत्ता के खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं, तो ऐसे वर्गों के बारे में एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कतई उचित नहीं है। और ये लोकतंत्र की उन्होंने एक तरीके से निंदा करने का काम किया है। तो ये बात कतई स्वीकार्य कभी भी एक लोकतांत्रिक देश में नहीं हो सकती है। कांग्रेस निश्चित रूप से आपके हिसाब से अच्छा ही कर रही थी बीते 70 साल से। क्या वजह है कि लोगों को काम पसंद नहीं आया, कि वजह कुछ और रही कि जिन लोगों ने कहीं स्वतंत्रता संग्राम में बताया आपका इतिहास इनका कुछ नहीं था, वो लोग सत्ता पर कैसे आ गए, क्या लगता है? देखिए, वास्तविकता के बारे में भ्रम फैलाने का काम ये सरकार ने किया। हमारा ये जो देश है, मतलब अगर आज़ादी के समय की हम स्थिति को देखते हैं तो बहुत विकट परिस्थिति इस देश में थी
मतलब आधी आबादी को एक समय के भोजन पे गुजारा करना पड़ता था। औसतन आयु हमारी 32 साल थी। बहुत सारी चुनौतियों के माध्यम से थी, जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में बहुत सारे काम किए हैं, अनगिनत काम किए हैं और इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने जो एक भ्रम फैलाया और उस भ्रम में कहीं ना कहीं कुछ युवा विशेष तौर पे उस भ्रम की जाल में फंसे और ये भ्रम का जो है ये टूट रहा है और अब इनको इनकी अपनी असली जगह इस देश के हर वर्ग के लोग दिखाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। निजीकरण हो रहा है, आपकी बनाई हुई LIC, दूरसंचार, रेल तमाम हो रहा है, तो इसको क्या लगता है निजीकरण से आने वाला भविष्य अच्छा होने वाला है क्या? कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा ये जो देश है वो अलग अलग परिस्थितियों को जूझता है और इतने बड़े विशाल देश में आज भी हमारे पास बहुत से संसाधनों का अभाव है। बहुत से वर्गों को आज भी जीवन जीना बड़ा कठिन है और जब आप इसका निजीकरण करेंगे तो सबसे निजीकरण की अगर सबसे बड़ी मार अगर किसी पे पड़ती है तो जो आर्थिक कमज़ोर व्यक्ति है उस पे पड़ती है। और इस निजीकरण हमारे देश में एक सीमा तक निजीकरण को स्वीकार किया जा सकता है, पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर ये निजीकरण ये सरकार करती है तो उससे कभी भी इस देश का भला नहीं हो सकता। लॉकडाउन में आपने राजस्थान से बसें भेजी, बसों के नाम पे कुछ और छोटे छोटे वाहनों के भी गाड़ियां भेज दी गई, जो यूपी की सरकार ने शायद स्वीकार नहीं की। क्या था वो मामला पूरा, प्रियंका जी ने जो बसें मंगवाई थी लॉकडाउन में घर पहुंचाने के लिए? देखिए, उसमें एक मानवता का दृष्टिकोण था। लाखों मजदूर रास्ते पे चल रहे थे, कई जगह रास्तों पे हादसे हुए, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, हजारों किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ा। और ऐसी परिस्थिति में यदि हम कोई मदद करना चाहते थे, प्रियंका जी अगर कोई मदद करना चाहती थी तो वो मानवता की भावना थी और उस भावना के तहत उन्होंने प्रयास किया। पर यहाँ की जो सरकार है, ये सरकार की जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, वो मतलब बहुत ही चिंताजनक तरीके का इनका ये व्यवहार है और इस सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहता था। जो भी कोई इस महामारी के दौर में मदद करना चाहता था, उस मदद को सरकार ने स्वीकार करते हुए उसको देने की ज़रूरत थी, जो ये सरकार ने नहीं किया। किसान आंदोलन को किस नज़र से देखते हैं? बीते दिनों लाल किले तक एक धार्मिक झंडे लेकर लोग पहुंच गए, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, ये वर्तमान की जो सरकार है ये मूलतः किसान विरोधी सरकार है और इन्होंने हर बार इसको दिखाया भी है। जब ये सरकार 14 में सत्ता में आई तो इन्होंने सबसे पहला काम कौन सा किया? इस देश के किसानों के हित में जो लंबे समय से जो कानून एक प्रलंबित था, जो भूमि अधिग्रहण जैसा एक महत्वपूर्ण कानून था, जो उसकी ज़मीन के बारे में उसको जो मुआवजा देने का जो कानून था, उसको आते ही सरकार ने ख़त्म करने का काम करने का प्रयास किया। उसमें एक नहीं, दो बार नहीं, 6 बार इस सरकार ने उसमें ऑर्डिनेंस निकालने का प्रयास किया, पर इस देश में कांग्रेस पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध किया, किसानों को जागरूक किया और सरकार को पीछे जाना पड़ा। और जहाँ तक ये जो MSP की बात है, MSP की बात को तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया। बीजेपी प्रधानमंत्री जी ने 14 की लोकसभा में अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग संवाद करके बात की, उसमें उन्होंने किसानों के साथ भी संवाद किया और किसानों को उन्होंने कहा कि हम आपकी लागत का दुगना दाम देंगे। और आज पिछले 6.5 वर्षों में ये दोबारा सत्ता में आए और अपनी मूल बात को ये भूल गए। तो और ये जो किसानों के प्रति जो ये सरकार की जो दोगली भूमिका, इसलिए आज किसान इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। और ये सरकार की तो हमेशा मंशा रही है कि हर बात को वो पता नहीं किस चश्मे से देखते और दुनिया को या देश को दिखाने का प्रयास करते हैं। हर बात में इनको राष्ट्रवाद नज़र आता है, हर बात में कोई ना कोई तरीके से ये बातों को भुलाने का प्रयास करते हैं। आज लाखों किसान आज सड़कों पे बैठे हैं, पिछले 2-2 महीने से वो लोग बैठे हुए, पूरे देश में किसान आक्रोशित है
और आज आप ऐसे वर्ग को पता नहीं आप किस भाषा में संबोधित करने का काम कर रहे हैं। मैं तो उस भाषा को अपने जबान पे भी नहीं लाना चाहता हूँ। तो ऐसी संवेदनहीन सरकार को लोग जरूर जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी तो गुलाम नबी जी के विदाई पर रो पड़े थे, वो तो बहुत प्यार करते हैं ऐसा लगता है अल्पसंख्यकों से। अब इनके जो कर्म है उन कर्मों को ढकने का कुछ प्रयास जरूर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, पर हमारी देश की जनता बहुत जागरूक है, वो समझती है। और प्रधानमंत्री जी की शायद इसके बाद के भी पीछे कोई मंशा है, उसको भी देश समझ रहा होगा। हमारे माध्यम से अंत में क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अंतिम पैगाम क्या देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? अंतिम पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ कि हमारा ये जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों पे चलने वाला देश है। और जिस समय भी हमारे संवैधानिक मूल्यों के आगे चुनौती कोई खड़ा करता है तो पूरे देश को एक संग होके इस चुनौतियों के आगे खड़ा होना होगा और उसका डट के मुकाबला करना होगा। और यही कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आई है। चाहे वो सत्ता में बैठी है तो संविधान का पूरा सम्मान करती है, और जब सत्ता के बाहर है जो लोग संविधान विरोधी है, इस देश की मूल गंगा जमनी तहजीब का जो विरोध करते हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी चट्टान की तरह खड़ी है और उसका वो डट के मुकाबला करेगी और इस देश की और इस जनता का हर तरीके से संवैधानिक अधिकारों का रक्षण करने का काम करेगी। थैंक यू वेरी मच सर।